नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सबके लिए कक्षा 6 की भूगोल जो पार्ट 8 है उसमें भारत के जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में बात करनी है। आशा करता हूँ कि पीछे वाला वीडियो आपको समझ आया होगा और आपने ढेर सारा प्यार उसे दिया होगा और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें और हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे वीडियो लाते रहें। तो अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उन्हें ज़रूर भेजें जिनको इस वीडियो की खासकर आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर भेज देंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि जलवायु क्या है, वनस्पति क्या है, वन्य प्राणी जीव क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। क्या है? दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, जो चेंजिंग आती है। मौसम जो होता है, दिन में बादल आए फिर चले गए, फिर धूप आई, फिर ये क्या मौसम है? मतलब मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। इसे तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी भी गर्म, कभी भी ठंडा हो जाता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी कभी वर्षा होती है। ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों के तक मौसम गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ जो पसंद करते हैं। इसके लिए विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब ठंडी बहुत ठंडी होती है और आप गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। चाय आदि पीना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ये कब होता है? सामान्यतः जब दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम यानी सर्दी होती है। मार्च से मई तक गर्म मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय यानी शरद कहलाता है। अब बात करेंगे जो ऋतुएं हैं, शरद ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये ऋतुएं हैं, इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। यानी शीत ऋतु क्या है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती। जो ठंडा मौसम होता है उसमें जो किरणें हैं सूर्य की वो सीधा नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो उत्तर भारत का तापमान क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो किरणें हैं वो सीधे नहीं पड़ती। किसकी किरणें? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है और ठंड पड़ने लगती है। हमें गर्म गर्म कपड़े, गर्म खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ने लगती है। तब क्या होता है? शीत ऋतु होता है। शीत ऋतु की मैंने चर्चा करी है। अब बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती। क्या होता है कि जब दोपहर का 12 बजता है तो सर पे एकदम जो धूप है आ जाती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म व शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। लू जो होती है, क्या होता है ये लू खासकर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा होती है। उत्तर भारत में ज़्यादा होती है, मतलब तापमान बहुत अधिक हो जाता है। कब हो जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। दिन के समय गर्म शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। मैंने चर्चा की है। ठंडे ठंडे पदार्थों की आवश्यकता पड़ने लगती है, खासकर बर्फ़ खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो पेय पदार्थ होते हैं जो ठंडे होते हैं, कुछ देर के लिए उनको हम सेवन करते हैं। तो आइए दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, ये मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। तो वर्षा कब होती है? मतलब जो होता है कि जो पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल से बहती है। अब अरब सागर कहाँ है? आपको ध्यान देना है कि मौसम के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। मौसम कब आता है? इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। अरब सागर से स्थल की ओर, ये माना यहाँ पे जो तुम्हारा एक सेकेंड रुकना है। देखो
जो ये हमारा गुजरात है, जो ये बना है, ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल खाड़ी कहाँ है, एक सेकंड रुकना है। ये जो बंगाल खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, यानी यहाँ से जो ये रेखा है, ये बंगाल खाड़ी है। अरब सागर इधर है, ये है। पवनें कहाँ से चलती हैं, यहाँ से चलती हैं, इस प्रकार चलती हैं, इस प्रकार पवनें चलती हैं। याद रखना है, ये अरब सागर से स्थल की ओर, स्थल कहाँ है, स्थल तो इधर है, जो स्थल जो है वो तो इधर है। स्थल किधर है, स्थल इधर है, जो स्थल है, स्थल यहाँ पे हमारा भारत जो है स्थल है, ठीक है। स्थल क्यों बहती हैं, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। क्या लाती हैं, नमी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, माना कि पर्वत, यहाँ विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर एक सेकंड रुकना है, देख लेते हैं कि यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर इससे टकराएंगे तो क्या होगा, वर्षा होती है। यही तो बता रहा है। जो यहाँ पे क्या होता है कि जो पवनें चलती हैं वो अपने साथ नमी लाती हैं, तो जो नमी लाती हैं तो क्या होता है, पर्वतों से टकरा जाती हैं, जिससे क्या होता है, वर्षा होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैप बनाना सीख लें, क्योंकि मैप ज्योग्राफी के लिए मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैप के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। क्या याद रखना है, स्थल खाड़ी। अब फिर आ गया, फिर वही मैप बनाना है। जो ये पार्ट है, ये अब क्या करता है कि जो ये है, अब जो पौने हैं, ये पौने जो हैं, ये जो इधर कहाँ चली जाती हैं, वापस कहाँ जा रही हैं, वापस बंगाल खाड़ी में चली जाती हैं, बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये मानसून के लौटने का समय का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों यानी विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। क्या कह रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा, किसकी दशा, मौसम की औसत दशा, इसकी मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की अरबी भाषा से उत्पत्ति हुई, जिसे हम मौसिम मान लिया गया है, मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक है, देखते हैं किसी स्थान की जलवायु, उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्च ओज पर लगभग निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित, कहाँ स्थित है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, क्या स्थित है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख में द्रास, कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे ना ही अधिक गर्म हैं और ना ही अधिक ठंडे हैं। कौन ठंडे नहीं, मुंबई है और कोलकाता। मुंबई कोलकाता में क्या है, अब ठंडी भी नहीं है ज़्यादा और गर्मी भी नहीं है, मतलब ठीक अनुकूल मौसम है। ठंडे समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं, या आर्द्र मतलब नमी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो मौसम मेघालय है, मेघालय में स्थित क्या है, मौशिनराम, कहीं चेरापूंजी भी दिया होता है कि यानी मेघालय में जो स्थित है मौशिनराम में स्थित, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं। मतलब पहले तो बता रहा है कि जैसलमेर वर्षा कम होती है,
अब कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ वर्षा होती ही नहीं। कहाँ नहीं होती है? जैसलमेर में। तो ये क्या है? ये पेड़ देख रहे हो, भूमि परत। ये अगर झाड़ी परत है, तरुण है, विधान है, 40 मीटर की बात कर रहा है, ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब प्राकृतिक वनस्पति देख लेते हैं कि हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस। ये नोट डाउन करना है, कौन कौन छोटे होते हैं। जैसे कि कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। अतिरिक्त लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएँ पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। बिना मनुष्य की सहायता से जो उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमें वनों से की जो आवश्यकता है वो क्यों है भाई? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये चीज़ हमें देखना चाहिए, पता करना चाहिए। हमें अखबारों में देखना चाहिए, खासकर न्यूज़पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना चाहिए। भले ही थोड़ी देर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है जिन्हें हम मोबाइल या किसी चीज़ स्रोत से देख नहीं सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। उनको हम धीरे धीरे करके देख लेते हैं। क्यों आवश्यकता है हमें वनों की? वनों, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। विदाउट ऑक्सीजन जीवनदायिनी है, जीवनदायिनी नाम दिया गया कि ऑक्सीजन जो जीवनदायिनी होती है। क्योंकि अब बात करें हम, वन हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, रूप में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी को अपरदन को रोकते हैं। वनों से ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा। ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख यानी शहद, लाख और शहद, गोंद के प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। वन्य जीवों क्या है? प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। ये देख रहे हैं कि हमारे खास चित्र देख लेना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अच्छा चित्र है। मिट्टी को बांधना, मिट्टी कैसे बांधेंगे, रबड़ है, इमारती लकड़ी, सब क्या है? ये सब हमारे पेड़ पौधों से मिलती हैं। जैसे दवाइयाँ हैं, आश्रय है, चारा है, ईंधन है, खेल का सामान, शहद भी लकड़ी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, फल मिलते हैं, गोंद एवं लाख मिलता है, वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलता है। ये सब चीज़ें क्या है? मिट्टी, इन चीज़ों क्या मिलता है? कहाँ मिलता है? हमें पेड़ों से मिलता है। तो पेड़ इतने हमारे लिए इतने ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। क्योंकि दवाइयाँ भी हमें जो है कहाँ से मिलती हैं? पेड़ों से मिलती हैं। आश्रय रहने के लिए घर, हम लकड़ी के घर बनाते हैं। लकड़ी के लिए छप्पर वगैरह जो होते हैं, कपड़े जिनमें डाले जाते हैं, बांस वगैरह, इनको जो है हमारे पेड़ों से मिलता है। वन्य प्राणी क्या है? बात करेंगे वन्य प्राणी की। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। आपको पता होगा कि बाघ हमारा है राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास होता है। याद रखना है, एशियाई के जो गुजरात के गिर वन है उनमें एशियाई शेरों का निवास होता है। हाथी तथा एक सींग वाले
गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, जो हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान, ऊँट कहाँ, भारत रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ का रण कहाँ है, मैंने बताया था गुजरात में है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, कौन से दो जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों को भी ऐसी फिरता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं, जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आपने अपने नए क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 जीवों के नाम बता सकते हैं? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बताएं, क्योंकि आपके साथ साथ और लोगों को पता होंगे। फिर अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें कि नहीं पता है, तो हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कराएंगे। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कितनी, सैकड़ों। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख हैं। कौन कौन से प्रमुख हैं? सांप भी प्रमुख हैं, वन्य जीव हैं भाई। सांप की सैकड़ों प्रजातियाँ, कोबरा, करैत 2 महत्वपूर्ण हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियाँ तेज़ी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। भारत में हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के बारे में चर्चा बता सकते हैं? ये जो है देख लेना है कि आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर में पहले सप्ताह को वन्य जीव यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह के वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं तथा वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाया जा सके। तो ठीक है, यहाँ तक जो चैप्टर था उसमें हम बात कर चुके हैं, और जो ये राजधानियाँ दी हुई हैं इनको ध्यान से देख लेना है। अगर नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि देखना है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी लेह है। ये जो टोटल राजधानियाँ हैं इनके बारे में ज़रूर रखना है, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती कि मणिपुर की राजधानी मुंबई है या भोपाल, लेकिन नहीं, राजधानी इम्फाल होती है। मेघालय शिलांग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता। सेम ऐसे ही टोटल राजधानियाँ हैं, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कितना % कवर कर पा रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो समस्या अगले वीडियो में ना आए। धन्यवाद।